शिपिंग लेबल्स जो होते हैं, जब हम सोर्सिंग की स्टेज पे होते हैं उस वक्त लेबलिंग भी हमें करनी होती है, क्योंकि हम अपना स्टॉक जो है वो रेडी टू शिप, रेडी टू सेल की हालत में लेके जाएंगे चाइना से। तो जो भी लेबलिंग वगैरह करनी है, जो अपने पैकेजिंग में जो कुछ करना है वो यहीं पे हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। अच्छा, अमेज़ोन पे जब आप डमी लिस्टिंग बना लेते हैं उसके बाद आपको शिपमेंट प्लान बनाना होता है। ठीक है। शिपमेंट प्लान में होता क्या है कि आप सेलेक्ट करते हैं कि कितने पीसीज आपने अमेज़ोन में भेजने हैं, एफबीए करवाने हैं। अगर अमेज़ोन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर हमारी जितनी इन्वेंट्री हमें रिक्वायर होती है, 4 मंथ की इन्वेंट्री जो हम लेके जा रहे हैं वो सारी हम वहाँ पर रखवा देते हैं। अगर अमेज़ोन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन होती है तो फिर हम सारे पीसीज नहीं रखवा सकते। जितने पीसीज अमेज़ोन अलाउ करेगा उतने पीसीज को हम उतना शिपमेंट प्लान बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, पिछले साल में ऑलमोस्ट अगस्त में अमेज़ोन ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि कोई भी पर्सन जो कि फ़र्स्ट शिपमेंट भेज रहा है वो 200 यूनिट से ज़्यादा नहीं भेज सकता। ठीक है। अमेज़ोन ने सब पे पाबंदी लगा दी, वरना कोई ऐसी कैद नहीं थी, लेकिन अमेज़ोन ने लास्ट ईयर ये वाला काम किया कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड रिलेटेड आइटम जो थी वो ज़्यादा बिक रही थी और अमेज़ोन ने उनको ज़्यादा जो है वो फोकस किया। बाकी चीज़ों को, नए सेलर्स को ख़ास तौर पर अमेज़ोन काम करने से रोक रहा था। ठीक है। तो ये रुकावट है एक तरह की कि अगर आपको आपकी इन्वेंट्री रखने ना दी जाए अमेज़ोन के वेयर हाउस में। ठीक है। तो अमेज़ोन का फोकस यही था कि जो कोविड रिलेटेड आइटम्स हैं ना, जो सिर्फ उनको बेचा जाए, और वो भी नया सेलर नहीं बेच सकता था, सिर्फ जो लोग पहले से बेच रहे थे, जैसे फेस मास्क है, ठीक है, और सैनिटाइज़र वगैरह या आपकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपको मार्केट्स में अवेलेबल नहीं थी, कि मार्केट्स लॉकडाउन की वजह से बंद थी, तो ऐसी चीज़ों पे अमेज़ोन काम कर रहा था। अभी भी है, रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन थोड़ी सी अमेज़ोन ने उसको लीनियंट कर दिया, इतनी सख्ती नहीं है अब आप इससे ज़्यादा पीस भेज सकते हैं, 200 से ज़्यादा। तो जब 200 पीस भेज रहे थे तो उस केस में हम बाकी इन्वेंट्री कहाँ रखते थे फिर, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। बाकी इन्वेंट्री जो थी वो फिर हम किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के पास रखते थे, 3PL। ठीक है। वहाँ पर कुछ लोग ये सर्विसेज दे रहे होते हैं कि आप हमारे पास स्टॉक रखवाओ, हम फुलफ़िल कर देंगे, या सिर्फ रखवा लो। ठीक है। तो 3PL के पास जाता था स्टॉक, जैसे 200 यूनिट बिक जाते थे अमेज़ोन उसको बढ़ा देता था, 400 कर देता था उस लिमिट को। हम फिर वहाँ 3PL से उठा के दोबारा अमेज़ोन के वेयर हाउस में उतने यूनिट फिर भेज देते थे। तो जब हम इन ये शिपिंग प्लान बनाते हैं तो उस वक्त अमेज़ोन एक लेबल इशू करता है हमें, हमारी उस शिपिंग जो नंबर है, अगर हमने 200 किया तो 200 के अगेंस्ट 200 जो है वो हमें मिलेंगे लेबल्स, FNSKU। ठीक है। उसको कहते हैं FNSKU। उसको हम फिर प्रिंट निकलवाते हैं और हर पीस पर एक एक लेबल लगा देते हैं। ठीक है। ये सेम नंबर होता है हमारे सारे पीसेस के लिए। अब FNSKU क्या चीज़ है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। SKU का नाम आपने सुना हुआ होगा। SKU क्या होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। SKU के बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन ये है FNSKU। इसमें दो वर्ड शुरू में ऐड हो गए हैं, फुलफिलमेंट नेटवर्क। अच्छा, अब चूंकि ये अमेज़ोन का लेबल है, अमेज़ोन हमें दे रहा है, तो इसका यूज़ भी अमेज़ोन के लिए ही होगा। फुलफिलमेंट नेटवर्क से ये बात समझ आ रही है कि ये अमेज़ोन के इंटरनल सिस्टम के लिए है, जहाँ पर आपका स्टॉक जाके रखा जाना है, FBA जिसको हम कहते हैं। ठीक है। जो उनके वेयर हाउस में रखेंगे हम, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए है ये लेबल्स। ठीक है। वो इस लेबल्स के को देखते हुए आपके स्टॉक को जो है वो मूव करते हैं, आगे पीछे करते हैं FNSKU के हिसाब से। ठीक है।
तो आपके जितने भी पीसीज हैं उस पर ये लेबल होना चाहिए। तो ये जो फुलफिलमेंट नेटवर्क है, जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये। अच्छा, इसके इमेजेस देख लेते हैं ये होता किस तरह का है। कि देखें, ये एक बार कोड है, ठीक है। इसमें वो बार कोड को स्कैन करेंगे और आपका ये जो है रीड हो जाएगा। आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड वो सारी चीज़ें एक जगह पे रखी जाएंगी, उन्हीं को वहाँ से उठाया जाएगा जैसे भी है, ठीक है। आपकी इन्वेंट्री एक जगह इसी की बेस पे रखी जाएगी, FNSKU की जगह। अच्छा, SKU क्या होता है? FNSKU की ये आपको मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ कि ये देखें, जिस तरह ये तस्वीर है इस तरह ही हमें लेबल्स मिलते हैं, ठीक है। अमेज़ोन ऐसे ही हमें एक PDF दे देता है, प्रिंट हम उसको निकलवा लेते हैं उसका, और उसको हम पेस्ट कर देते हैं अपने हर यूनिट पे स्टिकर्स को। अच्छा, उसके बाद है SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। SKU क्या चीज़ है? SKU जो होता है ये भी एक समझ लें लेबल ही है, लेकिन ये अमेज़ोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब जो आप सेलर हैं, मैं सेलर हूँ, मैं अपने स्टॉक पे लगाऊंगा SKU अपने हिसाब से। अगर आपकी इन्वेंट्री ऐसी है, अगर आपका स्टॉक ऐसा है जिसमें वेरिएशंस हैं, ठीक है, अगर उसमें वेरिएशंस हैं तो फिर आपको SKU की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस वक्त, लिखा हुआ है ब्लैक शर्ट मीडियम। तो SKU क्या बना? BL के ब्लैक शर्ट और फिर मीडियम। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमारे पास सपोज करें मेरे पास स्टॉक है टी शर्ट्स का, उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से एक SKU बनाऊंगा जिससे एक मेरी प्रोडक्ट की वेरिएशन आइडेंटिफाई हो सके। इस वक्त जो आपको SKU नज़र आ रहा है वो ब्लैक कलर की शर्ट है जो कि मीडियम साइज़ में है। मीडियम साइज़ में भी होगी, लार्ज में भी होगी, XL में भी होगी, स्मॉल में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइजेस होंगे, कलर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, ब्लैक, रेड, वाइट, ब्लू, कोई भी कलर हो सकता है। उसके हिसाब से हमने एक लेबल लगा दिया ताकि हमारी जो इन्वेंट्री है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। अब ये ज़्यादातर जो होता है ना, ये होता है FBM सेलर्स के लिए। FBM सेलर्स यूज़ करते हैं क्योंकि FBM सेलर्स ही इतनी ज़्यादा लिस्टें बना रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आपको FBA में सूट नहीं करती। FBA में हमें वो चीज़ सूट करती है जो बड़ी तेज़ी से बिक रही होती है, जिसके ज़्यादा पीसेस बिक रहे होते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। वेरिएशंस जब आ जाती हैं तो कौन सी वेरिएशन ज़्यादा बिकेगी, कौन सी कम बिकेगी, ये जो है FBA में थोड़ा सा ये महंगा पड़ जाता है। फिर कुछ वेरिएशन ज़्यादा बिक रही होती हैं, कुछ कम बिक रही होती हैं, तो फिर सेलर्स ऐसे भी करते हैं, सब जो ज़्यादा बिक रही हैं उसको FBA कर देते हैं, बाकियों को FBM कर लेते हैं जिनका एक आध पीस बिकना है। जी, हर साइज़ के लिए डिफरेंट होगा। लार्ज के लिए हम इसी को लिखेंगे ब्लैक शर्ट L, आगे लार्ज लिख देंगे, ठीक है। तो ये SKU भी आप बना सकते हैं, इसको आप देख लेंगे कैसे बन सकते हैं SKU। अच्छा, एक होता है हमारे पास UPC, ठीक है। UPC क्या चीज़ है? UPC के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे इस क्विज में। UPC है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है वो नाम से ही आपको लग रहा है कि ये यूनिवर्सल है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कोड किसी और के पास नहीं होगा, यूनिवर्सल है ये, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलता है और इसका क्या पर्पस है, इसकी कितनी क्वांटिटी होती है,
जब आप डमी लिस्टिंग बनाने जाते हैं उस वक्त यूपीसी की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, डमी लिस्टिंग बनाते वक्त आपको अपनी प्रोडक्ट के लिए यूनिवर्सल कोड देना पड़ता है, उस वक्त हमें इस यूपीसी की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब हुआ कि यूपीसी जो है वो अमेज़ॉन की वेबसाइट पे यूज़ होता है। जब हम अपनी कोई भी लिस्टिंग बनाते हैं, अगर एक लिस्टिंग बना रहे हैं तो एक यूपीसी कोड चाहिए हमें, उसमें चाहे हम लाखों पीसीस बेच लें यूपीसी कोड वही रहेगा। अगर आप मल्टीपल लिस्टिंग बना रहे हैं तो जितनी लिस्टिंग है उतने यूपीसी कोड चाहिए, जितनी वेरिएशंस ऐड कर रहे हैं उतने यूपीसी कोड चाहिए। ठीक है, हर वेरिएशन भी एक लिस्ट होती है। तो यहाँ लिस्ट बनाने के लिए, अमेज़ॉन की प्रोडक्ट का डिटेल पेज बनाने के लिए आपको यूपीसी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये यूपीसी जो है, क्या इसको हम अपनी प्रोडक्ट पे भी लेबल करते हैं, पेस्ट करते हैं? तो इसको हम प्रोडक्ट पे पेस्ट नहीं करते, ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये आपकी लिस्टिंग क्रिएशन में काम आता है। यही वो कोड है जिसकी बेस पर आप अपनी प्रोडक्ट को जो है ओनरशिप है आपके पास, आपकी प्रोडक्ट की ओनरशिप ही इसी कोड की वजह से है। जब आप सेल कर रहे होते हैं, कुछ लोग हाईजैकिंग पे आ जाते हैं, हाईजैकर्स आ जाते हैं जो आपकी लिस्ट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास यूपीसी कोड है तो आप, ये यूपीसी कोड जब मिलता है, जहाँ से भी मिलता है, ये आपकी कंपनी की ओनरशिप में मिलता है। आप जिसका अकाउंट है, ठीक है, जिस कंपनी का, उसकी ओनरशिप में ये मिलता है। तो ओनर जो होता है वो उसी के पास राइट्स होते हैं उसको यूज़ करने के। अगर कोई और बंदा आके क्लेम करेगा कि ये प्रोडक्ट मेरी है, उस वक्त आप इस यूपीसी कोड को यूज़ करते हुए इसी का सर्टिफिकेट अमेज़ॉन को दिखाएंगे और उस जो हाईजैकर है उसको भगा देंगे। ठीक है, उसको भगाने में हेल्प मिलती है। जब हम पीएल लॉन्च करते हैं तो हम एक वेबसाइट भी बनाते हैं जो कि हमारे ब्रांड की वेबसाइट होती है। ठीक है, उसमें एक लैंडिंग पेज होता है। इस तरह से हम छोटी सी एक वेबसाइट बनाते हैं जिसमें अपनी प्रोडक्ट के इमेजेस लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, वहाँ पर हम अपना ये यूपीसी कोड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये प्रूफ है आपकी लिस्टिंग का कि आप ही इसके ओनर हैं और ये वेबसाइट पे आपके पास यही यूपीसी कोड आपने यूज़ किया हुआ है। और इसके साथ आप ओनरशिप का सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं जिस कंपनी से आपने बाय किया हुआ है। इस तरह से आप ये वाले प्रूफ देंगे तो अमेज़ॉन जो हाईजैकर होगा उसको भगा देगा, उसको भगाने में हेल्प मिल सकती है। वैसे तो हम अपनी प्रोडक्ट को जब भी लॉन्च करेंगे तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो ये है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो उस मार्केट में, और उसके अंडर आप ब्रांड रजिस्ट्री भी करवा लें अमेज़ॉन पे। ठीक है, फिर आप सेफ एंड पे हैं, सेफ साइड पे हैं। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो सिर्फ फिर ये यूपीसी कोड है जो आपको बचाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इस यूपीसी कोड को हम लिस्टिंग क्रिएशन के वक्त यूज़ करते हैं। और ये यूपीसी कोड कहाँ से बाय किया जाता है? यूपीसी, ये जो बार कोड है, इसकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनसे आप ये यूपीसी बाय कर सकते हैं। कुछ एक है स्पीडी बार कोड, ठीक है, एक है GS1, और भी बहुत सारे होंगे। रिकमेंडेड कौन सा है? रिकमेंडेड है GS1। ठीक है, अब ये GS1 क्या चीज़ है? GS1 भी एक कंपनी है, एक वेबसाइट है जो कि आपको ये कोड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो कोड एक कोड नहीं देगी आपको, वो सेट देगी पूरा। अगर आपको एक भी चाहिए फिर भी उसने पूरा सेट देना आपको, वो सेट में बेचती है यूपीसी कोड, और वो ओनरशिप देती है आपको।
जिसको यूपीसी कोड अलॉट किया है वो उसी का ही होता है, वो किसी दूसरे को सेम यूपीसी कोड अलॉट नहीं करते यूपीसी जीएस वाले, GS1 वाले। स्पीडी बार कोड भी देता है आपको ये यूपीसी कोड, लेकिन स्पीडी बार कोड आपको अथॉरिटी देता है, ठीक है, अथॉरिटी लेटर आपके पास होता है, ओनरशिप नहीं देता आपको। तो अथॉरिटी जो है वो किसी और को भी दे सकता है, इसलिए वो इतना लेजिट नहीं है, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट कितनी आती है, ये GS1 की जो वेबसाइट है इस पे जाके आप देख सकते हैं कि ये इसको बाय कैसे करना है, ठीक है। इसको बाय करने के लिए आपके पास अमेज़ोन का अकाउंट होना चाहिए, आपके पास कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए जिसका नाम पे अकाउंट हो, ठीक है। या अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल के नाम पे अकाउंट ये यूपीसी अलॉट होगा। तो ये GS1 से हम परचेज करते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे परचेज किया जाता है। एक और इसी का नाम है, वो है EAN। यहाँ अगर आपको EAN क्या होता है, ये देखें लिखा हुआ है EAN/UPC, इसका मतलब है ये सेम चीज़ ही है, इनमें जो है वो डिफरेंस क्या है, ये ऑप्शन के तौर पे यूज़ हुआ है। EAN UPC बारकोड्स GS1। EAN होता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर, यूपीसी को हम यूरोप की जो मार्केट है वहाँ पर EAN बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम यूपीसी नहीं इसे कहते, वहाँ EAN कहते हैं। जब हम बाय करेंगे हम GS1 से, उस वक्त हम मार्केट बताएंगे उसको, तो वो मार्केट के हिसाब से हमें EAN देगा या यूपीसी देगा। यूरोप के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनमें यूके है, इटली, फ्रांस, जर्मनी और कौन सा है, एक और कंट्री है, तो इनको EAN ही अलॉट होता है। वहाँ पर अगर आपने लिस्टिंग बनानी है तो EAN बनेगा, इसके अलावा जहाँ भी बनाएंगे वहाँ यूपीसी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये यूपीसी की परचेजिंग कैसे करनी है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम डिस्कस करेंगे कैसे करनी है यूपीसी की, इसको बाय कैसे करना है। अच्छा, अगर आप इसको गूगल करें EAN वर्सेस यूपीसी, तो वो थोड़ा सा आपको डिफरेंस देता है दोनों का, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने पहले बताया कि आप जब मार्केट बताते हैं तो उसके हिसाब से वो आपको अलॉट करेगा, यूपीसी रिक्वायर है या EAN चाहिए आपको। तो यहाँ वो लिखता है कि यूपीसी जो है वो 12 डिजिट्स का है और EAN जो है वो 13 डिजिट्स का होता है, ठीक है। और यूपीसी जो यूज़ होता है वो US और कनाडा में है, बाकी यूरोपियन आर्टिकल नंबर यूज़ होता है। ठीक है, इसको आप मज़ीद थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यूपीसी या EAN दोनों में से कोई एक यूज़ होगा, वो आपकी मार्केट के हिसाब से आपको GS1 जो है वो आप अलॉट कर देगा। तो इनके जो नंबर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, थोड़ा सा इनका डिफरेंस है एक डिजिट का। तो ये जो आपका मास्टर कार्टून होता है उसके अंदर आप उसके ऊपर आप मेंशन करेंगे कि इसके अंदर क्वांटिटी कितनी है, कितने पीसेस हैं, ठीक है, इसका ग्रॉस वेट क्या है, इसका नेट वेट क्या है, और इसके बारे में इसका साइज़ भी बता रहे हैं आप, ठीक है। और इसमें आपने ये भी बताना होता है कि ये कहाँ का बना हुआ है। ये देखें, अब ये मास्टर कार्टून आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसमें प्रिंटेड हैं ऊपर, हर कार्टून के ऊपर प्रिंटेड होगा क्वांटिटी 50, नेट वेट आप लिख देंगे, अपना ग्रॉस वेट लिख देंगे, और ये नीचे इसकी डायमेंशंस आ रही हैं, ठीक है। और ये चाइना से है, CN, ये चाइना के लिए ही होगा।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपको अपने मास्टर कार्टून पे ये वाली डिटेल्स देनी होती हैं, हैंडलिंग मार्क्स, कंसाइनिंग डिटेल्स, वेट डिटेल्स, जो हमने देखा था ग्रॉस वेट और नेट वेट, और इसी तरह कार्टून का नंबर क्या है, और कंट्री ऑफ ओरिजिन, मेड इन चाइना है तो मेड इन चाइना लिखें, मेड इन पाकिस्तान है तो मेड इन पाकिस्तान लिखें। ठीक है, जहाँ से बन रही है चीज़ वो उसका उस कंट्री का नाम लिखना ज़रूरी है। अमेज़न की पॉलिसी में है ये। लेबलिंग जितनी भी है सप्लायर करेगा, और इसमें FNSKU जब हम शिपिंग प्लान बनाते हैं उस वक्त हमारे पास आते हैं, वो हम अपने सप्लायर को भी दे सकते हैं, अगर वो चाहें तो वो हम अमेज़ोन की सर्विसेज भी ले सकते हैं। ठीक है, FNSKU आप वहाँ ना लगवाएं, अमेज़ोन के पास जब स्टॉक आ जाए उस वक्त आप FNSKU लगवा सकते हैं, लेकिन अमेज़ोन फिर उसके चार्जेस जो है अमेज़ोन के ज़्यादा हैं, इसलिए हम सप्लायर से ही करवा लेते हैं ये काम। अमेज़ोन पर पीस के हिसाब से चार्ज करता है, तो बेहतर यही है कि आप अपने सप्लायर से ही ये सारा कुछ करवा लें। अमेज़ोन का जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है, इसको हम देखते हैं कि ये कैसे हमें बताता है। एक वेट होता है जो आपके पास लिखा होता है, सिंपल वेट। ये वॉल्यूमेट्रिक वेट में इसकी डायमेंशंस भी शामिल हो जाती हैं। अच्छा जी, सेंटीमीटर में या इंचज़ में? आप इंचज़ में लिख रहे हैं। अभी मैंने लिखा था 4 इंचज़ बाई 10 इंचज़ बाई 5 इंचज़, ये है डायमेंशन हमारी प्रोडक्ट की, और इसमें इसने वेट तो पूछा ही नहीं है। कैलकुलेट करते हैं इसको। टोटल वॉल्यूमेट्रिक वेट है 0.82 kg। नहीं, लेकिन ये कहाँ से ले रहा है? वेट तो इसने पूछा ही नहीं हमसे। टेन बाई 25 बाई 12। अच्छा, ये आपने जो डायमेंशंस लिखी हैं ये किस में है, इंचेस में है या 20.6 टू 20.27 22.52? तो इस तरह से ये दो हैं, इसको ज़रा थोड़ा स्टडी करें ये कैसे होता है, वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या है और ये कैसे डिफ़र करता है एक्चुअल वेट से। ठीक है, डायमेंशनल वेट को आप इसको स्टडी करें, इसके थोड़े आर्टिकल देखें, उसके बाद इसको देखेंगे कि कैसे ये बिहेव करता है।